रिपोर्टिंग के एक क्वेश्चन है समर 2022 को, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तकरीबन कितने नंबर का है? 10 नंबर, 4 कैसे, और ये तकरीबन 25 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग का 25 नंबर का क्वेश्चन आया था समर 2022 में। इसमें 4 डिफरेंट केस है और इसमें जो है ना सिर्फ हमारे पास जो है ना 2 ही रिपोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड है वो टेस्ट हुई हैं। एक हुए हैं 701 की यूनिट मीटर, और जो है ना 706 तीन सॉरी मीटर मतलब कि 3 जो है डिस्कस हुए हैं एक रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड। 706 और 705, यानी कि 701 705 706, ये 3 जो स्टैंडर्ड है ना ये इसमें डिस्कस हुए हैं इस वाले इन 4 केसेस में। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसके आंसर पे भी जाएंगे। और इसमें मैं जो है ना मेंशन करूंगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें लिखना क्या है, किस तरह से लिखना है रिपोर्टिंग में। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि आप जो है ना एक ऑडिट मैनेजर हो मंसूर अकरम एंड कंपनी के ए फर्म में, और आपके जो है ना आपके नज़र में ये फाइलिंग जो है ना डिफरेंट क्लाइंट के जो मैटर्स हैं वो आए। और आखिर में ये बोल रहा है कि डिस्कस करो आप कोर्स ऑफ एक्शन अलॉन्ग विद रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। ऑडिट प्रोसीजर हमें बयान नहीं करने। अब पहला केस जो है एक पॉपे लिमिटेड पीएल के नाम से एक लिस्टेड कंपनी है। अब ये लिस्टेड कंपनी है तो इसका मतलब ये है कि जब भी लिस्टेड कंपनी का केस आ जाएगा की ऑडिट मेटर दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि की ऑडिट मेटर लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायर होता है। अगर तो ये प्राइवेट कंपनी होती तो फिर हम जो है ना की ऑडिट मेटर को इग्नोर करते, बट ये क्या नाम लिस्टेड कंपनी है तो की ऑडिट मेटर आएगा ही आएगा। अच्छा, इसने हमें इन्फॉर्म किया है, हैज़ इन्फॉर्म यू दैट द वन ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स हैज़ इनिशियली a legal action against a company on a ground of infringements of patent right and seeking damage of 2 million rupees. In the draft financial statement, PL has made following disclosures. अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि ये जो है इसकी हमें एक चीज़ यहाँ पर एक कंपनी के ऊपर एक केस हुआ है, लीगल केस। अब यहाँ पर इसने डेट मेंशन नहीं की कि कब हुआ है, और ना ही ईयर एंड मेंशन किया है कि ईयर एंड कंपनी का क्या है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है ना एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की तरफ तो ये लेके नहीं जा रहा। उसके अलावा इसने इंडिकेशन यहाँ पर ये है कि इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएल मेड फॉलोइंग डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर भी दे दिया है। डिस्क्लोजर दे दिया है तो इसने खुद हमें आइडेंटिफाई करके दे दिया कि ये जो इवेंट है ना वो नॉन रजिस्टरिंग इवेंट है, जिसकी वजह से डिस्क्लोजर इसने दिया है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है? लिटिगेशन इज अ प्रोसेस अगेंस्ट अ कंपनी रिलेटिंग टू डिस्प्यूट विथ कॉम्पिटिटर, ये डिस्क्लोजर उसने दिया है। हु अलाइन दैट कंपनी हैज infringement patent and is seeking damage of 20 million, जो हमें बताया वही इसने इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी डिस्क्लोज कर दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि the information usually required by ISA 37 IS 37 is not disclosed on ground that it is expected to prejudice seriously the outcome of litigation. The director or the opinion that claim can be successfully restated by the company. ये उन्होंने डिस्क्लोजर दिया है अपने फाइनेंशियल्स में, जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल हमें दी हुई हैं। अब हमें रियलाइज करना है कि ये डिस्क्लोजर जो दिया है लिटिगेशन के रिलेटेड, क्या ये सही है कि नहीं है। इसने फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी, नॉट डिस्क्लोज नहीं की, फर्दर इंफॉर्मेशन फर्दर डिटेल नहीं की लीक, क्योंकि जब डिस्क्लोजर आता है तो हम ये भी बताना होता है कि हमारे चांसेस कितने हैं जीतने के, और कंपनी का केस क्या था, क्या क्या सीन था, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। बट इसने सिर्फ जो हमें बताया था छोड़ा था कि लीगल एक डिस्प्यूट चल रहा है 20 मिलियन 200 मिलियन का, और जो है ना उसके रिलेटेड जिसने उसके बाद फर्दर ये लिख दिया है कि IS 37 ये बोलता है कि ऐसा इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं करो इस ग्राउंड पे कि वो जो है ना आपकी कंपनी की जो लीगल पोजीशन है ना उसको जो है ना अफेक्ट करे, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट जो एंटिटी होती है उनकी लीगल पोजीशन को अगर कोई जो है मैटर अफेक्ट करे तो IS 37 ये बोलता है कि उसको डिस्क्लोज नहीं करो। ये बात तो उसने बिल्कुल सही की, IS 37 में ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, उसके हिसाब से IS 37 वाकई मना करता है कि उसके रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दो। अब आगे क्या बोल रहा है? बीइंग एन हाई
being an area of higher assess risk of material mismanagement which involve significant judgment। ये लाइन हमें सुनाई सुनाई लग रही है। ये लाइन तब यूज़ करते हैं हम जब ये की ऑडिट मैटर की बात कर चलता है। इसका मतलब ये है कि ये मैटर जो है ना की ऑडिट मैटर है, यानी कि हमें फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या इस मैटर को जो इसने दिया है अपने फाइनेंशियल्स अपने रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर तो फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा तो फिर हम इस पे ऊपर जब पी ऑडिट मैटर में मेंशन किया जाता है तो उसके ऊपर हम प्रोसीजर भी लिखते हैं, रेफरेंस भी देते हैं, ठीक है, हमने क्या इसके काम किया। ये चीज़ यहाँ पर डाइवर्ज करने की कोशिश कर रहा है। द ऑडिट टीम हैज़ मेड सफिशिएंट एफर्ट टू रिव्यू द डिटेल ऑफ लिटिगेशन। उसने अभी ऑडिट टीम ने काम भी किया है इस पे। तो क्या ये की ऑडिट मैटर में हमें लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? अच्छा, इसको हमें डिस्कस करना है अपनी रिपोर्ट में। हमने की ऑडिट मैटर के जो है ना सेक्शन जब अ, उसमें कवर किया था उसमें हमारे पास एक पैरा आ रहा था। उस पैरा को जो है ना मैं जो है ना क्या नाम है बताने की कोशिश करता हूँ कि उसमें स्टेटमेंट में ये वर्डिंग लिखी हुई है कि की ऑडिट मैटर कब नहीं आएगा आखिर में। उसमें एक वर्डिंग ये भी थी कि अगर ऐसा कोई केस हो या ऐसा कोई मैटर हो जिसकी इंफॉर्मेशन अगर हम डिस्क्लोज करते हैं तो लीगल पोजीशन पे हमारे पास फाइनेंशियल लीगल पोजीशन ऑफ कंपनी जो है ना उस पर इफेक्ट आ सकता है, तो उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरा आ रही थी। अब इसके आंसर पे देखते हैं कि आंसर में क्या लिखना चाहिए। अब यही चीज़ें यहाँ पर आंसर में देखते हैं। पहले तो हमें ये जो इसने रिक्वायरमेंट दी है इसको वैलिडेट करना है कि ये जो है वाकई जो मैनेजमेंट ने बोला है ये सही है कि नहीं है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर आंसर स्टार्ट यहाँ से हुआ है। इज अकॉर्डिंग टू IAS 37 एंटिटी में अवॉइड giving detailed disclosure about the legal case if those disclosure would seriously prejudice its financials, its position in dispute. It means if the disclosing certain information could significantly harm the entity's position in legal dispute or court case, management may not disclose that information। ये IAS 37 की वर्डिंग है। उसके बाद अब इसको ये तो सही है, उसकी वर्डिंग यहाँ शॉप थी। उसके बाद एस मैनेजमेंट हैज करेक्टली डिस्क्लोज द जनरल नेचर ऑफ द मैटर टुगेदर विद द फैक्ट एंड रीजन व्हाई द इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन डिस्क्लोज इट डज नॉट कंसिडर मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। उसके अलावा it is the auditor has uh, satisfied with if यहाँ पर if आना चाहिए। if the auditor has satisfied management statement that disclosure will affect the legal position, then unmodified opinion will be expressed. In this case auditor require evaluate evaluate this legal case whether it cover criteria of key audit matter like it is the area of high risk management, it involves significant judgment and it is communicated to those charging governors। ये तीनों अगर एरियाज कंप्लीट हो रही कि नहीं। अब ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जो मैनेजमेंट बोल रही है पहले इसको हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब इसलिए जो है ना यहाँ पर हमने लाइन लिखी कि इफ अगर ऑडिटर जो है ना जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं उससे सेटिस्फाई हो रहा है तो ही अनमोडिफाइड ओपिनियन क्लासीफाई करेगा। फिर उसके बाद उस केस में हमारे पास की एलिमेटर आ सकता है अगर ये चीज़ें उसमें हैं। However, the auditor should consider before mentioning key auditor paragraph that this case may adverse consequent to entity legal position. Therefore, before mentioning the paragraph, auditor shall discuss the matter with those judgment governors of the company to understand management view about the significance of the adverse consequence that may arise as a communicate the matter। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जब हमारे पास ऐसा सीन हो तो हमें सबसे पहले दोस्त चार्जिंग गवर्नर को कम्युनिकेट करना है कि आपके हिसाब से क्या है। इफ द ऑडिटर हैज नॉट अगर यहाँ पर एक ये इफ वाले कंडीशन अगर इफ वाला कंडीशन में सेटिस्फाई होता है तो ये की ऑडिटर में सेटिस्फाई होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता, if auditor has not satisfied the managing position, director is not incident to fulfill disclosure in according to 37, auditor need to express qualified opinion, auditor should disclose the nature of omitted information on the basis of opinion। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसने सही से डिस्क्लोज नहीं की तो हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन क्या करेंगे, देंगे। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें से 5 नंबर थे ना 7 नंबर के करीब ये लाइन डिस्कस करने की थी। पहले सबसे पहले ये डिस्कस करना था कि ये जो इसने मैनेजमेंट ने दी है क्योंकि ये सारी की सारी वर्डिंग उसने उठाई है IAS 37 के हमारे पास प्रोविजनिंग से। उसकी स्टैंडर्ड की वर्डिंग लिखी हुई बहुत मुश्किल वर्डिंग है। नॉर्मली जो है ना इसके मैंने कमेंट भी देखे थे उसमें यही के स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया था कि ये वाकई सही बोल रही है मैनेजमेंट के नहीं। तो पहले इसको देखना है, फिर उसके बाद जो है ना
अगर तो ये सही बोल रही है और ऑडिट इससे सेटिस्फाई हो रहा है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन को होगा, और जो है ना ऑडिटर जो है ना फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ ऐड करेगा। बट एटा पैराग्राफ ऐड करने से पहले जो ना ये 3 शर्तें होनी चाहिए, ये हमेशा हमें देखना है, ठीक है? हमेशा ये देखना है कि जब भी की ऑर्डर मैटर हम अपने रिपोर्ट में दें तो उसमें ये तीनों चीज़ें, तीनों खसूसियात आनी चाहिए। अगर तीनों खसूसियात आ रही हैं तो ही हम मैटर को की ऑर्डर मैटर बोलेंगे। फिर उसके बाद जो है ना की ऑर्डर मैटर हमने हमारे हिसाब से तो सही है, फिर मैनेजमेंट से भी पूछना पड़ता है कि अगर हम ये की ऑर्डर मैटर में डिस्क्लोज करते हैं तो आपकी कोई लीगल पोजीशन पे तो अफेक्ट तो नहीं आ सकता, आपके हिसाब से सिग्निफिकेंट इसकी क्या है मैटर की, तो ये भी हमें उसमें बोलना पड़ता है। अगर तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो मॉडिफाई ओपिनियन देगा। तो ये था हमारे पास ये केस। उसके बाद दूसरा केस पे चलते हैं। दूसरे केस में बोल रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ बेज लिमिटेड, दूसरी कंपनी, अब यहाँ पर ईयर एंड इसने मेंशन किया है, इस वाले में ईयर एंड मेंशन नहीं किया था तो सब्सिडियरी का हमें ध्यान नहीं रखना। बट एक चीज़ इसने इंफॉर्मेशन मेंशन की थी लिस्टेड कंपनी, तो की ऑडिट मैटर का हमने देख लिया। यहाँ पर लिस्टेड कंपनी का स्टेटस नहीं बताया बट इसने बताया है ईयर एंड। ईयर एंड जब भी बताए ना तो इंडिकेशन होती है सब्सिक्वेंट ईयर के, सब्सिक्वेंट ईएनटी। Your audit team identified that there were a 3 overdue installment of long-term loan. On inquiry, management informed that your team has that they were negotiating loan restructuring agreement with the bank since Feb 2023. अब ईयर एंड 31 मार्च, इन्होंने जो है ना बैंक के साथ नेगोशिएशन की हुई है, जो है ना फेब के महीने में, 1 महीने पहले निगोशिएशन की है। तो ज़्यादातर इंडिकेशन ये हमारे पास सेम सब्सिक्वेंट ईयर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे सारी इंडिकेशन हमें सब्सिक्वेंट ईयर की ही बात हो रही है, सब्सिक्वेंट ईयर की ही बात कर रहा है यहाँ पर, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड हेड फॉर्मली साइंड इट विथ बैंक 7 अप्रैल 2022। अब फाइनली जो है ना रिस्ट्रक्चरिंग जो एग्रीमेंट था ये 7 अप्रैल यानी ईयर एंड के बाद हुआ है, ठीक है? ईयर एंड के 7 दिन के बाद हुआ है। अब आगे क्या हुआ है? अब जब भी इसका केस होगा तो यहाँ पर ये हो सकता है कि मैनेजमेंट ने इसको सब्सिक्वेंट ईयर कंसीडर किया है, ये रिस्क है हमारा कि इसको जो है ना सब्सिक्वेंट ईयर कंसीडर किया हो, बट ये एक्चुअल में सब्सिक्वेंट इवेंट जो है ना एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ये हमारे पास नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। उसका रीज़न ये है कि रिस्ट्रक्चरिंग जो एग्रीमेंट ही नहीं, फेब के महीने में सिर्फ निगोसिएशन हुई थी, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। साइन फार्मली जो है ना ईयर एंड के बाद हुआ है, तो इवेंट अकर हुई है ईयर एंड के बाद, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको डिस्क्लोज करना लाजमी बनस्बत इसको जो है ना इस। अब मसला ये होगा कि ये लोन की इंस्टॉलमेंट थी, तो लोन की इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू होने की वजह से हमें इस लोन की इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू होने की वजह से डेट कोवेलेंट ब्रीच होंगे, उसकी वजह से इस लोन को नॉन करंट से करंट एसेट में दिखाना पड़ेगा, सॉरी करंट लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च के तरह, ठीक है? अब क्या होगा, अंडर द एग्रीमेंट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल amount has relaxed in accordance with the BL cash flow forecast and outstanding in interest has been over converted into 2 year loan, ठीक है? यानी कि उस एग्रीमेंट के हिसाब से लोन क्या हुआ है उसको, उन प्रिंसिपल की अमाउंट को यानी कि उसका एक्सटेंड टाइम कर दिया, रिलैक्स का मतलब है कि टाइम बढ़ा दिया उसको पे क्या नाम है देने की, और आउटस्टैंडिंग जितना भी इंटरेस्ट रहा ना उसका भी टाइम बढ़ा दिया, उसको करंट ईयर में नहीं देना, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट का 3 इंस्टॉलमेंट इसने फुलफिल नहीं की तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया था, उसको भी इसने जो है ना लोन बना दिया इंस्टेंट को। यानी 3 महीने ये मैंने तकरीबन यहाँ अपने जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर प्रैक्टिकली भी ये देखा है कि जब लोन का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है ना, कोई इंस्टॉलमेंट पर्सन नहीं देता उसकी टाइम पे, तो फिर वो एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट के बेस पे जो है ना ये करता है कि जो जो इंटरेस्ट है ना उसका भी एक लोन कंसीडर कर देता है, यानी कि उसको भी एग्रीमेंट में रीचेक करा के लोन कंसीडर करवा देता है, एक्स्ट्रा लोन जो यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ा देता है। फिर उसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है, फर्स्ट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल जुलाई 2023, ठीक है? आगे की बात कर रहा है, ऑल पेमेंट हैज बीन एडजस्टेड एंड डिस्क्लोजर्स हैव बीन मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट। अब यहाँ पर इसने नहीं बताया कि मैनेजमेंट ने क्या किया है, तो अगर इसने नहीं बताया कि मैनेजमेंट ने क्या किया है तो हमें खुद बताना पड़ेगा इफ़ के साथ कि अगर तो मैनेजमेंट ने क्यों, पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसके बाद ये बताना पड़ेगा कि अगर तो नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि ये लग भी नॉन एडजस्टिंग रहा है, तो मैनेजमेंट ने ये देखना है कि मैनेजमेंट ने इस जो हमारी लोन है उसको करंट एसेट में क्लासीफाई किया है या नॉन करंट में ही रहने दिया है, क्योंकि ड्यू होना है इसका लोन। अगर तो इसने नॉन करंट एसिड में रहने दिया है तो ये मिसस्टेटमेंट क्लासीफाई की जाएगी, अगर तो करंट एसिड में रहने दिया है और डिस्क्लोजर दिया है कि ये एग्रीमेंट रीस्ट यानी कि दोबारा जो है ना रीस्ट्रक्चर हो चुका है बैंक के साथ,
तो फिर ये सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। अब इसके तहत हम आंसर पढ़ते हैं। आंसर में क्या बोल रहा है? As management has negotiated with bank about the restructuring agreement during the end, this is not considered a loan, is not due at year end. However, actual restructuring was signed 7 April after the year end. This will consider as non-adjusting event. इसका क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट ने जो नेगोशिएशन की थी ना, मैनेजमेंट ने जो ये नेगोशिएशन की थी, ये ईयर एंड से पहले नेगोशिएशन की थी। तो नेगोशिएशन करना कोई ये कंफर्म नहीं होता कि ये इवेंट अगर हो गया है, नेगोशिएशन नहीं। जब तक लोन के केस में, जब तक दोनों के दरमियान या कोई भी एग्रीमेंट हो, लोन का हो या कस्टमर हो, जब तक वो इवेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता ना, तब तक उसको कंसीडर नहीं करेंगे ये अकर हुआ है। हाँ, ऐसा हो रिसीवेबल के केस में हमारे पास हो सकता है कि अगर रिसीवेबल में जो कस्टमर बैंक डेट और बेड डेट हो चुका है, तो इसको इसकी क्योंकि ईयर एंड से पहले कंसीडर किया ना, में हमें पता उसकी फाइनेंशियल्स में ये इफेक्ट आएगा कि वो ऑलरेडी बेक डेट हो चुका हो, बट पता जो है ना हमारे ईयर एंड के बाद हुआ है, तो इसको एडजस्टिंग बोल सकते हैं। इस बार लोन वाले केस में एडजस्टिंग इसको नहीं बोलेंगे, इसको नॉन एडजस्टिंग बोलेंगे। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि नॉन एडजस्टिंग है, तो इसको डिस्क्लोज, नॉन एडजस्टिंग को डिस्क्लोज करना लाजमी होता है। अब इफ के साथ है, management should classify loan liability as a current liability in a Cartesian financial statement. However, management may disclosure this agreement in the updated year-end and other information. Auditor should communicate this matter to management as to reinstate the financial statement. If the management agree to reinstate the account, then auditor shall express unmodified opinion and add this matter MC submitter paragraph with relevant reference to note financial statement. अब MC submitter क्यों उसने डाला? MC submitter में एक कंडीशन थी, जब भी MC submitter उस केस में आएगा जब सब्सिक्वेंट ईयर एंड हो ना, ईयर एंड के बाद, तो उस सीन में सब्सिक्वेंट ईयर एंड के इवेंट के हिसाब से जब ईयर एंड के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है, तो उसमें उस केस में हमारे पास एमसी सबमिटर पैराग्राफ आता है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर उसने एमसी सबमिटर पैराग्राफ की बात की है। ठीक है, ये मेंशन करना है अगर तो अनमोडिफाइड ओपिनियन आता है। However, if the manager is not restate a financial statement, then auditor shall express qualified opinion if effect is material and adverse opinion if effect is pervasive. Describe the nature of misstatement based the opinion. क्योंकि यहाँ पर उसने अमाउंट नहीं बताया, अमाउंट बताया है पर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बताई। ठीक है, सॉरी अमाउंट भी नहीं बताया इसका, अमाउंट भी नहीं बताया, तो इसलिए हमने इफ के साथ परवेसिव ओ सॉरी हमारे पास ये लिखा कि अगर तो इसकी मटेरियल है तो क्वालिफाइड आ जाएगा, अगर हमारे पास परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन आ जाएगा क्योंकि ये मिसट्रीटमेंट है। तो ये डिस्कस करी। अब अच्छा तीसरे केस में चलते हैं। तीसरे केस में क्या है? ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट स्टॉक काउंट एज ऑडिटर ऑफ कैप्टन Limited, certain expired stock were identified which were included in year-end stock balance at their carrying amount। मतलब कि हमने जब फिजिकल स्टॉक काउंट किया तो हमें पता चला कि कुछ एक्सपायर स्टॉक है ना, बैलेंस शीट ईयर एंड पे जो इन्वेंट्री है उसमें शामिल है अपनी कैरिंग अमाउंट के बेस में। यहाँ पर ये नजर आ रहा है ये एक मिसस्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अब रियल में पता चल रहा है कि एक्सपायर है, तो इसको एनआरवी एडजस्टमेंट के बेस पे एनआरवी पे रिकॉर्ड करना चाहिए, बट इसने नहीं किया। चलो, ये यहाँ से पता चला कि एक मिसस्टेटमेंट नजर आ रही है। आगे मैनेजमेंट से जब ये पूछा तो उन्होंने बताया डेट दे हैव मेंटेन 10% जनरल प्रोविजन फॉर 15 मिलियन ऑफ आर स्लो मूविंग ऑब्सोलेट इन्वेंटरी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्होंने ये इसको इसके वजह पे हमारे पास क्या हो गया कि बताया कि हमने जो है ना 10% के हिसाब से जनरल प्रोविजन 15 मिलियन का रिकॉर्ड किया है financials में, and consequently no specific provision is required to expire item identified during the physical count। अब इसकी अपनी जजमेंट देखो, ये बोल रहे हैं कि हमने जो जनरल बस प्रोविजन लिख दिया ना 15 मिलियन का, वही काफ़ी है। हम जो है ना फिजिकली जो हमें एक्सपायर स्टॉक मिलता है वो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे नहीं, उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब इनकी जजमेंट खराब है। बेसिकली एक्स्ट्रा होता ऐसा होता है कि जो प्रोविजन होता है ना वो एस्टिमेट अमाउंट होती है, एस्टिमेशन लगती है कि हमारा स्टॉक इतना ख़राब होगा ईयर एंड पे। जो एक्चुअल जब हमें पता चल जाए ना, फिर हम प्रोविजन को रिवाइज करते हैं और जो एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से जो है ना हमारा स्टॉक खराब हुआ है वो रिकॉर्ड करते हैं हम इन्वेंट्री में और फाइनेंशियल्स में। यानी कि अगर तो एक्चुअल में हमें पता चल रहा है कि एक्सपायर स्टॉक है, तो फिर एनआरवी की एडजस्टमेंट आएगी जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इन्वेंट्री के बैलेंस पे भी आएगा, और एनआरवी लॉस जो है ना एक्सपेंस में भी शो करेंगे हम। बट ये बोल रहे हैं कि हमने जो है ना बस जनरल प्रोविजन, जो प्रोविजन एस्टिमेटेड अमाउंट है ना, वो हमने रिकॉर्ड किया 15 मिलियन की, हमें उससे अलावा कोई एक्सपेक्टेड प्रोविजन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। On further inquiry, management informed that this provision has maintained last many years, but they failed to substitute the basis of this provision।
अब ये दूसरी बात इसने बता दी। इससे ये बोल रहा है कि जो उसने 15 मिलियन का प्रोविजन रिकॉर्ड किया ना, उसकी कोई उस पे उसके पास बेसिस नहीं है प्रोविजन रिकॉर्ड करने की। मतलब ये है कि ये 10 साल से लेके इसके पास कोई बेस ही नहीं थी इस प्रोविजन को रिकॉर्ड करने की। अगर एक चीज़ की हमारे पास बेस ही नहीं है तो हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो ये मामला मिस स्टेटमेंट से चेंज होके आ रहा है स्कोप लिमिटेशन पे। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता ना 10 साल वाली, तो हम बोलते ये मिसस्टेटमेंट होगी और मैनेजमेंट को बोलेंगे कि ये सही करो। अगर तो सही करती है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा। बट अगर तो सही नहीं करती तो फिर हमारे पास क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। बट इस केस में हमारे पास क्या है कि उसने 10 साल से लेके मेंटेन ही नहीं किया प्रोविजन सही तरह से, उसका बेसिस ही नहीं है। तो ये 10 साल से लेके इन्वेंट्री की वैल्यू का कोई इनके पास एविडेंस ही नहीं था। तो इन्वेंट्री के वैल्यू की वैल्यूएशन असर्शन हम वेरीफाई ही नहीं कर सकते। तो ये स्कोप लिमिटेशन क्रिएट होती है। अब आंसर में देखते हैं कि क्या सीन है। On inquiry of audit team about the provision, management had informed that the provision of 50 million has been maintained from last many years and they have no any valid basis regarding the provision. If the provision is regarded on unreasonable basis with the basis, this will affect the valuation assertion as they may be actual expired stock, but management has not regarded the NRV. Therefore, auditors should ask management to regard provision unreasonable actual expire stock found and during the physical stock count and also make a reasonable assumption to make realistic provision and correct the valuation assertion of inventory. If management and those charged with recovery is not correct with the provision, auditors shall not able to obtain evidence about the valuation assertion of inventory due to limitation of scope. Consequently, applying his judgment, managed auditor will express qualified opinion on basis that he is not able to satisfy to carrying amount of stock in trade at year end. Auditor shall mention the reason of qualified opinion about the basis of about the scope limitation on inventory balance in his report on the in basis of qualified opinion section. तो यही है, मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया कि यहाँ पर जो है ना स्टॉक की अगर वैल्यू ही हम मालूम नहीं कर सकते तो ये स्कोप लिमिटेशन कंसीडर होगी। तो मैनेजमेंट अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जजमेंट के बेस पे एक्सप्रेस करेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। उसका रीज़न जो है ना मेंशन कर देंगे हमारे पास क्या है बेस क्वालिफाइड ओपिनियन। एक और इसमें लिखना चाहिए था इफ़ के साथ कि अगर वो सही करती है तो फिर हम क्या करेंगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। बट ये मार्क्स था 5 नंबर का, तो इसलिए वो दूसरी कंडीशन लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये 3 केस हो गए। अब आज चलते हैं चौथे केस पे। केस नंबर 4 में क्या डिस्कस किया गया है। ड्यूरिंग द ईयर वाइन लिमिटेड हैज़ ऑब्टेन लीज बिल्डिंग। अब यहाँ पर भी ईयर एंड जो है ना नहीं बताया कि ईयर एंड कौन, यानी कि सब्सिडी के ईयर के बाद भी नहीं सोचना, कंपनी का स्टेटस भी नहीं बताया तो की ऑडिट मीटर के बारे में भी नहीं सोचना। बाकी देखते हैं, यानी कि सब्सिक्वेंट ईवेंट नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि मे बी एमसी सबमिटर भी नहीं आए, क्योंकि अगर सब्सिक्वेंट ईवेंट आता है तो एमसी सबमिटर आता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें है क्या चीज़। हेज ऑब्टेन बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग अंडर द 3 ईयर लीज पीरियड फॉर री लोकेटिंग हिज मेन ऑफिस। अच्छा, इसने लीज पे जो है ना 3 सालों के लिए अपनी ऑफिस की बिल्डिंग ली है। अकॉर्डिंग टू लीज कॉन्ट्रैक्ट, VL has right to cancel the lease anytime by giving 1 month notice। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख के आ रहा है कि जो है ना लीज कभी भी कैंसिल हो सकती है 1 मंथ के नोटिस के साथ। जबकि हमने लीज में ये पढ़ा था IFRS 16 के हिसाब से कि लीज ऐसा एग्रीमेंट होता है जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। यहाँ पर उसने फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं की, यहाँ पर उसने कैंसिलेशन की बात की। तो ये लीज यहाँ से तो नज़र नहीं आ रही कि यहाँ तक ये लीज है कि नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन होती तो हम बोलते हैं ये लीज ही नहीं है, क्योंकि इसका फिक्स पीरियड है ही नहीं। IFRS 16 के जो लीज का डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि a lessee a lesser a lesser give a right to use to asset right to use of asset to lessee against the consideration for the fixed period of टाइम। तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ये डेफिनेशन होती है लीज की कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लेसी जो है लेसर जो है ना, लेसर को क्या नाम है हमारे पास राइट टू यूज देता है एसेट का फिक्स पीरियड ऑफ टाइम से अगेंस्ट कंसिडरेशन। तो यहाँ पर यहाँ तक अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके ये जो मैंने हाईलाइट की इन्फॉर्मेशन, इससे तो हमें पास नहीं लग रहा कि लीज है। आगे देखते हैं। फर्दर मोर आफ्टर लीज
VL incur sufficiently leasehold improvement cost in on the office building. अब ये जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है ना, इसकी वजह से जो है ना सारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया सारा मामला ही। यहाँ तक तो हमें लग रहा था लीज नहीं है, बट ये जो इन सबसे कॉस्ट इनकर किए ना, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना चाहता है कि ये 3 साल में कभी भी कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि इसकी हेड ऑफिस है। और दूसरा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फार्म। सब्सटेंस ओवर फार्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आप इतना खर्चा कर रहे हो, तो रिकॉर्ड भी आपके लिए आपके ही बुक्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे के बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सब्सटेंस ओवर फार्म का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। आपने एक चीज़ पे ज़्यादा कॉस्ट इनकर की है, तो इसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ सकता है कि आप इसमें ये इंडिकेट हो रहा है, तो आप जो है ना यहाँ पर रहना चाहते हो। अगर आपको 1 महीने का कैंसिल पीरियड दे के अगर यहाँ से जाना होता, तो फिर आप ये सब्सटेंस जो है लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट अपनी जो है ना बिल्डिंग पे अप्लाई नहीं करते। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? कंसीडरिंग द लीज कैंसिलेशन ऑप्शन, मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड राइट टू यूज एसेट एंड रिलेटेड लीज ऑब्लिगेशन एज दे वर द व्यू डेट since WL has right to cancel the lease anytime. It is not long-term lease. Similarly, all leasehold improvement costs will be expensed out. यहाँ पर इसने सत्यानाश कर दिया अपना। ये सारा स्टेटमेंट इसने अपने बारे में बताया कि सारा इसने गलत कह दिया। इसको ये वाली चीज़ नज़र आई, इसके शायद अकाउंटेंट को ये पता है होगा सस्टेन ओवर फार्म का जो है ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, वो इसने नहीं देखा कि वो भी कोई चीज़ होती है। इसलिए ना इसने जैसे कि पहले लग रहा था लीज नहीं था, तो उसी तरह इसने ट्रीटमेंट कर दिया और ये जो कॉस्ट है ना इसको एक्सपेंस आउट कर दिया। ये एक मिसस्टेटमेंट क्लासीफाई की जाएगी। अब इसका आंसर देखते हैं। Not recording right to use and lease liability in financial statement on the basis that WL has right to cancel the related lease obligation anytime is not valid. As management has already incurred sufficient leasehold improvement cost to office building, it is company's head office building, and it is company's head office. It indicates that the intention of the management that they cannot cancel the lease contract up to 3 years. Considering this, the management had recognized right to use and related or lease obligation according with the IFRS 16. Further, lease improvement cost being sufficient in nature, therefore it should be capitalized cost of right to use. ठीक है, वही चीज़ें इंटेंशन हमें नहीं लग रहा है कि ये जो है ना छोड़ के जा सकता है। 3 साल तक ये लीज करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगा दी है। इसकी वजह से जो है ना इसको राइट ऑफ यूज़ भी रिकॉर्ड करना चाहिए और लीज लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करना चाहिए, और जितना इसने सफिशिएंट कॉस्ट इसमें इनकर किया ना लीज और बिल्डिंग में, उस सबको जो है ना कैपिटलाइज करना चाहिए राइट टू यूज़ की कॉस्ट में। जब हम कैलकुलेट करते हैं ना नेट रिलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, तो उस सीन में जो है ना डिस्काउंटिंग करके, तो इस कॉस्ट को भी डिस्काउंट करके उसको उसका पार्ट बनाना पड़ेगा राइट टू यूज़ का। आगे क्या बोल रहा है? Teammate need to ask from management to record right to use, lease liability, and also depreciation on right to use asset for the year, and record financial charge on financial liability, and also reverse the lease or improvement cost as it should be capitalized in cost of asset. ये उससे उसको आस्क करना चाहिए। अभी इसमें और चीज़ें यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए थी, बट मे बी यह जो है ना यहाँ से मिस हो गया है। ये अगर तो मैनेजमेंट ये करती है, तो हम वो अनमोडिफाई ओपिनियन देंगे, और हम जो है ना हमारे पास आ, ये कोई इसमें ना की ऑर्डर मैटर है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता है कि क्या नाम है हमारे पास लिस्ट कंपनी है कि नहीं है, ना ही कोई सब्सिक्वेंट एक मैटर आया है कि उस केस में जो है ना हमारे पास एमसी सबमिटर है। बस इसमें यहाँ पर इतनी मेंशन करें, अगर तो मैनेजमेंट करती है तो हम क्या कहें अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, और उसका नेचर जो है ना बेसिस ओपिनियन में डिस्क्राइब कर लेंगे। अगर तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं करती, तो फिर जो है ना हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे ऑन दी बेसिस कि इसकी क्या नाम है नेचर आप जो है ना ये ट्रांजेक्शन कितनी है। अगर तो मटीरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन हो गया, अगर तो परवेसिव है तो एविडेंस ओपिनियन आ जाएगा। ये यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये था हमारे पास 25 नंबर का क्वेश्चन था जो 2022 में आया था, जिसमें 4 जो है ना इसने केस बताए थे। एक ये की ऑडिटर का केस आया था जो प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहा था। दूसरा जो है ना एक केस आया था खास करके हमारे पास सब्सिक्वेंट इवेंट पे। तीसरा केस आया था हमारे पास किस पे, इन्वेंट्री की कॉस्ट पे, ठीक है, स्कोप लिमिटेशन थी एक। ये चौथा एक मिस्टेटमेंट थी, उसका केस आया था। तो ये 4 जो है ना केस मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन में। ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, इसलिए जो है ना ये मैं डिस्कस करने की कोशिश की। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है।